नमस्कार साथियों, लीगल नॉलेज यानी कि कानूनी जानकारी वो भी बिना फिल्टर के मैं लेकर के आपके पास आया हूं। एफआईआर दर्ज होना और किसी व्यक्ति का सजा पाना या सजा से बच जाना, ये अपने आप में अलग अलग चीजें हैं और इसके बीच में ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। साथियों, किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो आम आदमी क्या करता है कि जा करके जो आईओ यानी कि विवेचक होता है उससे मिल करके उसको पैसे देता है और पैसे दे करके अपना नाम निकलवा लेता है। लेकिन साथियों, मैं इस बात के लिए आपको सलाह दूंगा, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है तो आप कभी भी पैसा फालतू खर्च ना करें कि आपका नाम निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर एफआईआर में आपका नाम निकाल भी दिया गया हो, कोर्ट में कल को मुकदमा चलेगा। मुकदमे में अगर गवाह किसी किसी भी गवाह ने अगर बयान में अपने ये बोल दिया कि आप भी वहां पर थे या आप भी उस घटना में सम्मिलित थे, तो ऐसी स्थिति में आपको भी सेम प्रोसीडिंग फेस करनी पड़ेगी और सब कुछ वैसे ही देखना पड़ेगा। इस बात के लिए कोर्ट को एम्पावर करता है सेक्शन 319 सीआरपीसी और सेक्शन 358 बीएनएसएस। जी बिल्कुल, ये पावर देता है कोर्ट को कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्ति को भी सम्मानित कर सकता है, यानी कि कोर्ट में बुला सकता है। तो कभी भी फालतू पैसे खर्च करने से बचें और इस बात की ओर ना झुकें कि थाने पे पैसा खर्च करके अपना नाम निकलवा लिया तो अब मुझे सजा से मुक्ति मिल गई। ऐसा नहीं होगा, आपको सजा होगी, बाद में कोर्ट तलब कर सकता है। इसके अलावा साथियों, एफआईआर दर्ज होने के बाद कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, जो कि मैंने सामने आपके लिख रखा है। तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये तीन प्रक्रिया होती है। लेकिन साथियों, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो कौन सी है? निश्चित तौर पे वो वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में ये तय होता है कि क्या वास्तव में आप दोषी हैं या दोषी नहीं है, यानी कि क्या सच है क्या झूठ है। जी बिल्कुल, और क्या सच है क्या झूठ है ये तय होता है एविडेंस से, यानी कि साक्ष्य और सबूतों से। साथियों, सबूत के संबंध में नियम बनाया गया है। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम था और वर्तमान में भारतीय साक्ष्य संहिता है, जिसमें तीन बातें बताई गई हैं कि कौन क्या कैसे, मतलब यानी कि इसका ये है कि कौन व्यक्ति सबूत दे सकता है, क्या सबूत दे सकता है और कैसे दे सकता है। ये तीन चार बातें एविडेंस एक्ट से मिलती ही हैं, लेकिन आप आम आदमी हैं और आम आदमी कानून की बारीकियों को नहीं समझेगा, तो मैं आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूं। साथियों, दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि सबूत कौन देगा। लॉजिकली अगर हम देखें तार्किक रूप से, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 500 रुपए आपने मेरा लिया है, तो पहले इस बात का सबूत देने का दायित्व तो मेरा है कि मैंने 500 रुपए आपको दिए हैं। तो बिल्कुल कानून में भी, कोर्ट में भी ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उस व्यक्ति को पहले सबूत देना पड़ता है कि हाँ फलाने ने ऐसा किया है, और बाद में फलाने को रिबट करना पड़ता है, यानी कि उसको खंडित करना पड़ता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। साथियों, होता यही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। बिल्कुल, कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे महिलाओं से रेप के संबंध में मामले होते हैं, और भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां ये नहीं होता है, यानी कि जहां सरकार आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी लेकिन सरकार सबूत नहीं देगी। वहां सरकार मान के चलेगी, कोर्ट मान के चलेगी कि हाँ कोई बात हुई है। वहां आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं ये ऐसी बात नहीं हुई। इसको हम कानून की भाषा में साथियों प्रिजम्पशन कहते हैं, उपधारणा कहते हैं। जी बिल्कुल साथियों, उपधारणा का मतलब सीधा सीधा, प्रिजम्पशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप कहीं गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए अंदर और बाहर आपकी बाइक खड़ी है और आपका दोस्त उधर से गुजर रहा है, तो आपकी बाइक को देख करके ये मान लेता है कि बिल्कुल आप वहां होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही कानून की भाषा में प्रिजम्पशन है साथियों। अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो सेक्शन 114 ए एविडेंस एक्ट और तमाम सारी ऐसी धाराएं हैं जो प्रिजम्पशन के संबंध बात करती हैं। सीधी सीधी बात मैं आपको इतना समझाऊंगा, अगर कोई महिला अगर आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि आपने उसके साथ रेप किया है, तो ऐसी स्थिति में ये मान के चला जाएगा कि उसकी सहमति नहीं थी। अब यहाँ सहमति शब्द को प्रमाणित करने का या साबित करने का दायित्व तो आप पे है। बिल्कुल, यानी कि आमतौर पर अमूमन मामलों में यही होता है कि सरकार आपके खिलाफ मुकदमा करती है और सरकार ही एविडेंस देती है कि आपने कोई अपराध किया, उसके बाद आप उसको रिबट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले जैसे महिलाओं से संबंधित मामले हैं, तो उन मामलों में उपधारणा की जाएगी या प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने ऐसा किया। अब आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ महिला की सहमति थी या कोई ऐसी बात थी। दूसरी बात साथियों, गवाह कौन हो सकता है, तो एविडेंस एक्ट की धाराओं को ना गिनवा करके मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि साफ साफ कानून में लिखा हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों या उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने और उसका जवाब देने के लिए जो व्यक्ति कंपिटेंट है, सक्षम है, वो व्यक्ति गवाह हो सकता है। यानी कि साल भर का बच्चा भी गवाह हो सकता है, 6 महीने का बच्चा भी गवाह हो सकता है। और साथियों, साथ ही साथ एक और सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो वो कैसे सबूत देगा। जी बिल्कुल, गूंगे व्यक्ति के बारे में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो वह व्यक्ति आकर के गवाही देगा और वो जिस तरीके से दे सकता है उस तरीके से देगा, और उसके द्वारा जो सबूत दिए जाएंगे, जो बयान दिए जाएंगे, उसको मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। साथियों, एक बात और होती है, कितने गवाहों की आवश्यकता है, तो इस संबंध में भी एविडेंस एक्ट साफ साफ कहता है
कि किसी बात को प्रमाणित करने के लिए गवाहों की संख्या इमैटेरियल है। एक आदमी भी किसी व्यक्ति को प्रमाणित कर सकता है, एक से अधिक लोग भी प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन साफ साफ समझना हमें यह है कि अगर मेरे साथ कोई घटना हुई है तो मुझे ये नहीं सोचना कितने गवाह चाहिए। सोल विटनेस, मैं अकेला भी काफी हो सकता हूं इस बात के लिए कि हाँ मेरे साथ ये घटना हुई है, गवाही, बहस, बयान, जिरह में ये सब बातें आनी चाहिए। तो साथियों, ऐसे ही बिना फिल्टर के लीगल ज्ञान मैं देता रहूंगा आपको, और इसके लिए फॉलो करिए एडवोकेट अभिजीत को, और एडवोकेट अभिजीत के साथ फेस करिए कानून के असली रंग को। थैंक यू।